हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग घटना चक्र से बीपीएससी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से पार्ट 1 करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये टोटल 50 क्वेश्चन का सेशन है और हर सेशन में 50 क्वेश्चन ही रहेंगे और उसका व्याख्या भी उसके साथ ही रहेंगे। व्याख्या हम करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन ए है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी है, यह एक शुभ दिन था। और ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, भारतीय संविधान में शामिल है। ऑप्शन ई है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियां। ऑप्शन बी है 371 अनुच्छेद, 21 भाग एवं 11 सूचियां। ऑप्शन सी है 372 अनुच्छेद, 20 भाग एवं 7 सूचियां। और ऑप्शन डी है 381 अनुच्छेद, 23 भाग एवं 8 सूचियां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियां। दोस्तों बता दें कि भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधन के दौरान कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई है और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। तो आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, भारतीय संविधान में है। जो अभी दूसरा क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे, इसको आसानी से लगा पाए होंगे। तो ऑप्शन ए है 300 आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद। ऑप्शन बी है 350 आर्टिकल। ऑप्शन सी है 400 से अधिक आर्टिकल्स। ऑप्शन डी है 500 से अधिक आर्टिकल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हम दूसरे क्वेश्चन का व्याख्या में बताए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 से अधिक। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है, सूची को मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। संघीय सूची का हो जाएगा 97 प्रविष्टियां, है ना। वर्तमान में गणना के अनुसार इसको देखें तो 98 है। और राज्य सूची का हो जाएगा 66 प्रविष्टियां। तो इसको आमने सामने मिला लीजिए। और राज्य सूची का होगा 66 प्रविष्टियां और समवर्ती सूची का होगा 47 प्रविष्टियां। और अगर वर्तमान में गणना करेंगे तो उसके अनुसार 52 है। 47 की जगह 52 है और 66 की जगह 59 है। वर्तमान में गणना के अनुसार 66 प्रविष्टियां नहीं है, राज्य सूची में 59 है और संघ सूची में 98 है। यहाँ पे ये संघ सूची में 98 और राज्य सूची में कितना है 52 और समवर्ती सूची में कितना है 59। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, जो आप लोग सूची को मिलाने वक्त ही समझ गए होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है, निम्न शब्दों पर विचार करें। ए में है समाजवादी, बी में है प्रजातांत्रिक, सी में है सार्वभौमिक और डी में है धर्मनिरपेक्ष। शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। एक क्रम में देना है। प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल अगर जानते होंगे या फिर पढ़े होंगे तो इसको अच्छे से लगा पाएंगे और लगा पाए होंगे। तो आइए इसको लगाते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है,
न कि धर्मनिरपेक्ष का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका व्याख्या से ही पता चल गया होगा, जो इसका एक्सप्लेनेशन हम जो दिए हैं उससे आप समझ पाए होंगे कि इसमें क्या होगा। तो पहले हो जाएगा CADB, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले क्या होगा, सार्वभौमिक, ए में क्या होगा, सॉरी उसके बाद होगा समाजवाद, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और व्याख्या से आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन सी है 46वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी है 74वां संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। जो एग्जाम्स में ये भी पूछ सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। ऑप्शन ई है साधारण, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 3/4, ऑप्शन डी है 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण। आइए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए, और इससे पहले हम बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, यह गैर नागरिकों यानी कि विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो इस हिसाब से आप इसका क्वेश्चन का आंसर लगाइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और तीसरा हो जाएगा अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो आइए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए है संविधान का अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है संविधान का अनुच्छेद 19 के एक या ए या क, एक का ए बोलिए या फिर एक का क बोलिए, और सी है संविधान का अनुच्छेद 21, और ऑप्शन डी है संविधान का अनुच्छेद 25। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का अनुच्छेद 19 का क या ए। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 के ए, एक के ए या एक के क भी बोल सकते हैं इसको, तो के तहत, सॉरी एक के ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। ऑप्शन ई है 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी है 1 अगस्त 2010, ऑप्शन सी है 1 अक्टूबर 2010, और ऑप्शन डी है 1 दिसंबर 2010। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2010। दोस्तों ये बता दें कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 के क जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा।
इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो या फिर कुछ भी ऐसा लगे कि यहाँ पे थोड़ा ये होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, साथ साथ ये भी बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में आप लोग का क्या स्कोर रहा। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ऑप्शन ए है सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी है काम का अधिकार, ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी है मकान का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा सूचना का अधिकार भी और शिक्षा का अधिकार भी। तो यहाँ पे दोनों होगा। और ये बीपीएससी के लिए, बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में हमेशा ये होते रहा है, वाद विवाद होते रहता है कि कोई बच्चा ए लगा के आते हैं, कोई बच्चा सी लगा के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ए और सी ऑप्शन में है ही नहीं कि ए और सी दोनों होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चंस पे वाद विवाद होते रहते हैं। तब जाके जब इस पे विवाद होता था, तब जाके इस पे क्या किया गया कि ई वाला ऑप्शन दिया गया, जो क्वेश्चंस में आप देखे भी होंगे। ये 2011 का क्वेश्चन है जिसमें कि नहीं है, और अभी का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो उसमें ई वाला ऑप्शन है। पिछले कई सालों से ऐसा कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, यानी कि ए एवं सी दोनों होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एवं सी दोनों। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा से सूचीबद्ध है? तो 1 में है समान कार्य के लिए समान वेतन, 2 में है समान नागरिक संहिता, और 3 में है छोटे परिवार का मानदंड, और 4 में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसका आंसर लगाइए। तो इसका हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आप लोग को ये बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 के घ में समान कार्य के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 के क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है। इसका प्रभाव भी निदेशक तत्वों जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है 32वें संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 15वें संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी है 46वें संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों, भारत के नागरिक के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के तहत दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन बी है मंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री के द्वारा, और ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल के द्वारा, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन में आपको यही बताना चाहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, अनुच्छेद 53 के 1, जो आप लोग समझ गए होंगे।
अगर जरा सा भी पॉलिटी को अच्छे से पढ़े होंगे तो। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। समझ में आया होगा मेरा बात। ये एग्जाम्स में कई बार पूछ देते कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पे राष्ट्रपति का पद कौन संभालेंगे। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश भी अगर नहीं है तब उसी न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो संभालेंगे। ये भी एग्जाम्स में कई बार आए हैं। आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? क्रम भी पूछ देते हैं, 11वां, 12वां, 9वां, तो ये भी बोल देंगे कि 10वें भारत का 10वें राष्ट्रपति कौन थे, ऐसे करके भी पूछ देते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 10वां, ऑप्शन बी है 11वां, ऑप्शन सी है 12वां, ऑप्शन डी है 13वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वां। दोस्तों, 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे, जो 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्तिगत अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 13वां था, जो आप लोग समझ पाए होंगे। कभी कभी लोग क्या होते हैं कि थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन के कारण ये बोल देंगे कि नहीं वो 12वें राष्ट्रपति थे। बात उनका सही है, लेकिन कार्यकाल के अनुसार वो 13वें थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन ई है जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, ऑप्शन बी है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ऑप्शन सी है जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, और ऑप्शन डी है जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति के अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देते हैं। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? ऑप्शन ए है 10वां, ऑप्शन बी है 11वां, ऑप्शन सी है 12वां, ऑप्शन डी है 13वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वां। अब आप लोग कंफ्यूजन में होंगे कि ये बोल रहे हैं कि इनका 13वां है, तो वहाँ दोस्तों राष्ट्रपति थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और यहाँ उपराष्ट्रपति हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? दोस्तों, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत का उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्तिगत अनुसार क्रमांक 12वां है, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 13वां है। आप समझ गए होंगे। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए है गृह मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 20वां है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी
भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, ऑप्शन डी है चुनाव आयुक्त और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल। दोस्तों इसका अगर एक्सप्लेनेशन आप लोग देखना चाहेंगे या फिर जानना चाहेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है और भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। यह अनुच्छेद 88 में कहा गया है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। यह अनुच्छेद 76 के 4 यानी कि घ में 76 के घ या फिर 4, तो अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। आइए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन ले सकते हैं? ऑप्शन ई है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है महान न्यायवादी, ऑप्शन डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महान न्यायवादी, जो थोड़ा देर पहले 20वें क्वेश्चन का व्याख्या में हम लोग बताए हैं। आइए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन ए है 6 माह, ऑप्शन बी है 2 माह, ऑप्शन सी है 3 माह, ऑप्शन डी है 1 वर्ष और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 माह। भारतीय संविधान के, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190 के 4 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में संसद के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं छोड़ा जाएगा। आइए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां है, राज्यसभा में होते हैं। ऑप्शन ए है 280 सदस्य जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन बी है 275 सदस्य जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी है 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ऑप्शन डी है 252 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250 सदस्य होते हैं जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 80 के ख में कहा गया है कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्य मिलकर राज्यसभा बनेगी। आइए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का है ये बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, ऑप्शन बी है प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ऑप्शन सी है प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ऑप्शन डी है समाप्त होने का विषय नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाप्त होने का विषय नहीं है, क्योंकि
अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निर्वित हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आइए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा और ऑप्शन डी है विधान परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, परंतु उनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 के 1 एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। आइए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जस्ट ही बोले हैं। अभी अगर 25वां क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दिए होंगे और मेरे बातों को अच्छे से सुने होंगे तो इसको लगा पाए होंगे। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन ई है और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। आइए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है ये पूछ रहा है, ये नहीं कि आप लोग सही है वो मार दीजिएगा। तो ऑप्शन ए है धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। ऑप्शन बी है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। ऑप्शन सी है लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। और ऑप्शन डी है राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। ये अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109 के 2 के तहत ये कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इसे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। आइए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, अभी जस्ट ही बताए हैं 27वें क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में, तो इसको आसानी से लगा पाए होंगे। ऑप्शन ए है केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी है लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, ऑप्शन डी है लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, दोनों के संयुक्त सत्र में, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल लोकसभा में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। आइए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां है लेखानुदान बना है। ऑप्शन ए है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, ऑप्शन बी है अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, ऑप्शन सी है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, ऑप्शन डी है बजट के लिए और ऑप्शन ई है एक इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 का सी होगा। आइए 30वां क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, कहाँ करती है ये बताना है। ऑप्शन ए है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन बी है लोकसभा के स्पीकर को, ऑप्शन सी है संसदीय मामलों के मंत्री को, ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति को।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के स्पीकर को। आइए 31वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। दोस्तों आप लोग को बता दें कि सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। आइए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वां है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री का सचिव और ऑप्शन डी है मुख्य सचिव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 54 के 1 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। आइए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी है उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी है राज्यपाल को, राज्य के राज्यपाल को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। आइए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र हैं। ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति भगवती, ऑप्शन बी है श्री राजीव गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों आप लोग को बता दें कि 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्नाहा में देश की पहली मोबाइल सघन अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। जो आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बात को समझ गए होंगे। आइए 35वां क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 371, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 395। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई, कब और किस संविधान संशोधन से? तो ऑप्शन ए 97वें संविधान संशोधन 1987 से, ऑप्शन बी है 60वें संविधान संशोधन 1988 से, ऑप्शन सी है 61वें संविधान संशोधन 1989 से, ऑप्शन डी है 65वें संविधान संशोधन 1990 से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61वें संविधान संशोधन 1989 से। दोस्तों 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर
1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। आइए 36वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन ए है 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 62वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 61वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी है 71वें संशोधन द्वारा, जो कि हम 36वें क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में बता चुके थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। आइए 38वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। दोस्तों, ये आप लोग जान ले कि 52वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। आइए 39वां क्वेश्चन देखते हैं। 39वां है CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति और ऑप्शन डी है ग्राम नगर संबंधी समिति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों, वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि CDP और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना यानी कि NES के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। आइए 40वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है त्वरित निर्णय, ऑप्शन बी है लचीलापन, ऑप्शन सी है बड़े देशों के लिए आदर्श, ऑप्शन डी है कानून की एकरूपता और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। आइए 41वां क्वेश्चन देखते हैं। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन बी है JB कृपलानी, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन डी है अशोक मेहता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। ठीक है, आइए 42वां क्वेश्चन देखते हैं। 42वां है अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। ऑप्शन ए है पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, ऑप्शन बी है पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, ऑप्शन सी है पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार और ऑप्शन डी है पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। अगर आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका करेक्ट आंसर लगा पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। वहाँ बलवंत राय मेहता समिति थे जो त्रिस्तरीय बोले थे, किन किन पे, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। यहाँ अशोक मेहता समिति है जो पंचायती राज की सिफारिश की थी द्विस्तरीय सरकार के लिए। कब की थी? वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी,
जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थापन पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की गई थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 2,000 जनसंख्या 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांव के समूह पर मंडल पंचायत का गठन का सुझाव था। आइए 43वां क्वेश्चन देखते हैं। 43वां है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ऑप्शन ए है परामर्शदात्री निकाय, ऑप्शन बी है प्रशासनिक प्राधिकरण, ऑप्शन सी है परामर्शीय समिति, ऑप्शन डी है पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक अधिकरण। दोस्तों, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकार है जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है और ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक वरिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे, कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे, जो क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएगी: शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति व प्रशासनिक समिति। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकार, जिसका हम अभी एक्सप्लेनेशन में बताए हैं, जो आगे भी क्वेश्चंस में काम आएंगे। आइए 44वां क्वेश्चन देखते हैं। 44वां है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल ऑप्शन ए है एक सलाहकार निकाय, ऑप्शन बी है एक सलाहकार समिति, ऑप्शन सी है समन्वय और पर्यवेक्षीय प्राधिकारी, ऑप्शन डी है प्रशासनिक प्राधिकारी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक प्राधिकारी। जो 43वां क्वेश्चन के व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन में हम लोग बताए थे। आइए 45वां क्वेश्चन देखते हैं। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 607, ऑप्शन बी है 1206, ऑप्शन सी है 1410 और ऑप्शन डी है 1500। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1206। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई है। इस प्रकार इसको आप पढ़ सकते हैं। आइए 46वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ग्रेट ब्रिटेन और ऑप्शन डी है चीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य जो निम्न प्रकार है, जो हम बताते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन है। शेष 10 जो अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। आइए 47वां क्वेश्चन देखते हैं। 47वां है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है महिला अधिकारों के संरक्षण से, ऑप्शन बी है मानव अधिकारों के संरक्षण से, ऑप्शन सी है अस्पृश्यता के उन्मूलन से और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव अधिकारों के संरक्षण से। दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनेसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेनेसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगेट प्रिजन्स नामक एक
एक लेख लिखा, एमनेस्टी इंटरनेशनल इन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है, यानी कि, और इसका मुख्यालय लंदन में है। आइए 48वां क्वेश्चन देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बता रहे थे आप लोगों को। आइए 48वां क्वेश्चन देखते हैं। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? ऑप्शन ए है चाइना न्यूज, ऑप्शन बी है चाइना टाइम्स, ऑप्शन सी है न्यू चाइना न्यू एजेंसी, ऑप्शन डी है न्यू चाइना रिपोर्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू चाइना न्यू एजेंसी। दोस्तों, न्यू चाइना न्यू एजेंसी, जिसे सिंहुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं, सिंहुआ थोड़ा चाइनीज नाम है जो थोड़ा कठिन होता है। सिंहुआ न्यूज भी कहते हैं चीन की समाचार एजेंसी को। आइए 49वां क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस का यानी कि येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। आइए इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है त्रिवेंद्रम, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है बंगलुरु और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1987 में बंगलुरु में की गई थी। तो दोस्तों, अगला सेशन 51 क्वेश्चन से शुरू होगा और आप लोग ये बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में आप लोग का स्कोर क्या रहा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखे होंगे। और अगला जो सेशन आएगी वो 51 से 100 तक होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।